अब सिंघू बॉर्डर खाली होना चाहिए। हमें इस दौरान बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की घटना और दिल्ली की कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी में लग रही है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस समय खुफिया अफसरों के साथ हाई लेवल बैठक भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। कई नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में अब दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि खुफिया विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रही है दिल्ली पुलिस। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे आंदोलन को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है कि बॉर्डर्स को खाली कराने की कार्रवाई भी की जाए। तमाम कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए एक बैठक जरूर कर रही है। इस बैठक के अंदर तमाम वो अधिकारी हैं जो स्पेशल फोर्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि खुफिया विभाग के नाम से जाने जाते हैं। और उनके साथ बैठक के अंदर यही रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों को जो द्वारा ये ट्रैक्टर रैली के द्वारा ये लाल किले तक पहुंचे थे और लाल किले के बाद में जो उग्रता दिखाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर है। और कहीं ना कहीं किसानों की से हुआ क्योंकि किसान अगर इस तरीके से कदम नहीं उठाते तो शायद दिल्ली पुलिस को इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना पड़ता। मगर दिल्ली पुलिस लगातार तैयार है और यहाँ तक कि अब दिल्ली की जो सीमाएं हैं उनको भी खाली कराने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से अब यूपी सरकार की माने तो यूपी सरकार में भी कहीं ना कहीं अपने पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। और यहाँ तक कि गाजीपुर जो है कह सकते हैं बॉर्डर है उसको भी खाली कराने के लिए कोशिश की जाएगी। यूपी सरकार तैयार हो चुकी है मगर दिल्ली सरकार है दिल्ली की जो केंद्र सरकार है यानी कि वो अब तैयार हो चुकी है। यानी कि और दिल्ली पुलिस को अब ऑर्डर मिलने ही वाले। मगर जिस तरीके से बैठक चल रही है बैठक के अंदर यही रणनीति निकाली जाएगी कि किस तरीके से बॉर्डर खाली कराने या किसानों को आंदोलन जो है वो खत्म करवाना है। मगर देखना है कि किसान किस तरीके से हटेंगे या नहीं हटेंगे। मगर किसानों की तरफ से जरूर स्पष्ट किया गया है कि उनका जो आंदोलन है वो भटकाया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं हमें निशाना बना रही है। मगर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जिससे वो देश के हित में कोई ऐसा काम करे। मगर जिस तरीके से झंडे की जो बात की जा रही है तिरंगे झंडे की, वो तिरंगे झंडे के अपमान के लिए वो कहते हैं कि उनका कहना है कि जिन लोगों ने ट्रैक्टर घुमाए के उल्टे सीधे सिर्फ जिम्मेवार वही लोग हैं ना ही हम लोग हैं। मगर अब देखना है दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल फोर्स के साथ जो बातचीत हो रही है वो किस तरीके की रणनीति अपनाती है। मगर यूपी सरकार इसके लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। जी राजीव, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि हो सकता है दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो खाली करवा लिए जाएं, यानी कि ये आंदोलन को खत्म करने की दिशा में अब आगे दिल्ली पुलिस बढ़ सकती है। ये जानकारी कितनी पुख्ता नजर आ रही है इस समय? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात माने तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यही जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस अब तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि जो दिल्ली की सीमाओं पर जितने भी किसान बैठे हैं या जो 2 महीने से बैठे हैं उनको अब हटा दिया जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस अभी ऊपर जो अपने अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत कर रही है ताकि जो खुफिया एजेंसियों के साथ भी बात कर रही है। जहाँ तक कि जो लाल किले पे घटा है वो कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर करती है दिल्ली पुलिस की नाक को। और मगर दिल्ली पुलिस अब लगातार तैयार कोशिश करेगी क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर हुई है यहाँ तक कि जो किसान संगठनों के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर है और उनको अरेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन को कहीं ना कहीं किसी और दिशा में ले जाया गया है। अब दिल्ली पुलिस उनको हटाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और शायद इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर के पास स्पेशल फोर्स लगाई गई है और इसको सिर्फ ऑर्डर देने की कह सकते हैं कुछ देर रह गई है। अगर ऑर्डर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं से सभी किसानों को हटा दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, ये अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चिल्ला बॉर्डर जो कि कल ही खाली करवा दिया गया था या फिर यूं कहे कि किसान संगठन खुद वहां से चले गए थे, क्या वहां पर फिलहाल आवाजाही शुरू हो चुकी है राजीव? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें चिल्ला बॉर्डर की तो चिल्ला बॉर्डर पे जरूर किसान संगठन को जो नेता थे वो अपने आप को बैक कर गए। यानी कि सीधा सीधा कहें तो किसानों ने अपने आप को बैक फुट पर लिया है और जो उनका वहां से प्रदर्शन था वो खत्म कर दिया गया। मगर जिस तरीके से बात करें चिल्ला बॉर्डर की, चिल्ला बॉर्डर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है जहां तक लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मगर अभी दिल्ली स्पेशल फोर्स और दिल्ली पुलिस की जो सीआरपीएफ की जवान है वो लगातार तैयार है और तैनात भी है और लगातार यही कोशिश की जाएगी अब किसानों को
को हटाने की, मगर दिल्ली पुलिस के द्वारा अब बड़े कदम उठाने की कोशिश की जाएगी और दिल्ली पुलिस इसी के लिए बैठक कर रही है। और बैठक के अंदर अगर रणनीति बनती है किसानों को हटाने की, तो कुछ ही यानी कि आज ही किसानों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल। और राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं राजीव कि किसी भी सूरत में हमारा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और आंदोलन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। अगर अभी भी किसान संगठन के नेताओं के हौसले इतने बुलंद है तो सरकार के लिए मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट जिस तरीके से राकेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो शांतिपूर्ण पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आगे भी करेंगे, मगर जिस तरीके से जो हिंसा घटी है वो हिंसा इन लोगों ने नहीं घटाई है। यानी कि राकेश सिंह ने सीधे सीधे कर दिया, जो किसान उग्रता कर रहे थे वो किसान नहीं थे, वो राजनीतिक पार्टियों के ही पिट्ठू थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर किया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर इस तरीके की रणनीति अपनाई है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट जिस तरीके की घटना घटी है उसके लिए कहीं ना कहीं किसान भी जिम्मेवार है, क्योंकि उनके ही मंचों से इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। मगर अब दिल्ली पुलिस एक्शन के मूड में है और तो देखना होगा कि एक्शन किस तरीके से लिया जाता है। मगर ये इतना कंफर्म होता जा रहा है कि कुछ समय के अंदर किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई सरकार और दिल्ली पुलिस नजर आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि अब बॉर्डर्स जो हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा खाली करवाए जा सकते हैं। और ये तमाम तस्वीरें भी जो इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चिल्ला बॉर्डर से है। यहाँ से किसान संगठन हट चुके हैं और ये टेंट उतारे जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है कि किस तरह से बॉर्डर्स को खाली करने की अब कवायद जो है वो जारी है। और इस बीच सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर अभी भी किसान संगठन जमे हुए हैं, इन बॉर्डर्स को भी खाली कराया जा सकता है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों बेलगाम विवाद को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र की सीमा से लगते कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। सीएम उद्धव ठाकरे दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर लिखी किताब का विमोचन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक सरकार पर इन इलाकों में रह रहे मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के मामले में जीतने के लिए लड़ने की जरूरत है। दरअसल महाराष्ट्र बेलगाम, करवार और निप्पनी सहित कर्नाटक के कई हिस्सों पर दावा करता है। उसका तर्क है कि इनमें बहुमत आबादी मराठी भाषा की है। यह मामला कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में चल रही है, कर्नाटक ने बेलगाम का नाम बदलकर उसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, उद्धव ठाकरे के एक बयान ने फिर से सियासत जो है गरमा दी है। जिस तरह से वो बेलगाम समेत तमाम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की मांग की है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अन्य राजनीतिक दलों की इस बयान पर आ रही है? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक किताब के विमोचन में गए थे और उस दरमियान उन्होंने कर्नाटक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य में मराठी भाषा लोगों को काफी प्रताड़ित किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर से लगे जो मराठी भाषी लोग हैं उन पर जो है कि सरकार जो है तत्काल उसे केंद्र शासित राज्य बनाए ताकि मराठी भाषाओं पे हो रहे अत्याचार रुके। जिसे लेकर के अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी ने सीधा जो कि हमला किया है, क्योंकि इतने सालों से इन्होंने इस मुद्दे को नहीं दिया था। बेलगाम का मामले को लेकर के भले ही कोर्ट में मामला गया हो, लेकिन उद्धव सरकार ने पहली बार इसे राजनीति के तहत जो है कि केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कही है। देखना ये होगा कि इस पर अब शिवसेना की तरफ से या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से क्या पलटवार आते हैं। जी बिल्कुल मुरारी, इतने सालों से ये विवाद चल रहा है और अचानक से उद्धव ठाकरे ने इस मसले को उठाया है, इसकी क्या कुछ वजह मानी जा सकती है? सियासत क्या है इसके पीछे? इतने सालों बाद क्यों आखिर उद्धव ठाकरे को ये जो है पूरा मसला याद आ गया?
देखिए, ये तो कह पाना जो कि मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना अब अपने पैर को जो कि देश भर में फैलाना चाहती है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक का जो मराठी भाषा क्षेत्र है उसे वो केंद्र शासित राज्य बनाकर वहां मराठी भाषा का अपना वर्चस्व लहराना चाहते हैं। अपनी मराठी भाषा की जो अस्तित्व है उसे वहां वो बचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने सीधा इस मामले में केंद्र सरकार से मांग की है कि कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे जितने भी मराठी भाषी गांव है इन्हें जो है कि केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। हालांकि इस मामले में अभी तक केंद्र की तरफ से कोई टिप्पणी या बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल मुरारी, और कर्नाटक के जो राजनेता हैं, चाहे वो जेडीएस से ताल्लुक रखते हो या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि कर्नाटक के लोग चाहते हैं कि मुंबई को जो है कर्नाटक में शामिल कर लो। क्या लग रहा है, दोनों राज्यों के बीच अब तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं इस तरह की बयानबाजी के कारण? पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद पलटवार किए हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कर्नाटक में शामिल करने की बात चुटकियां मजाक लिया गया है, तो कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो राजनीति है वो अब आमने सामने आ गई है। देखना इसमें होगा कि आगे और कुछ क्या वार पलटवार होते हैं और क्या केंद्र इस मामले में दखल देता है। जी बिल्कुल मुरारी, लगातार हम देख रहे हैं कि शिवसेना के द्वारा कुछ इसी तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पहले औरंगाबाद का मुद्दा उठाया गया कि हमें उसका नाम बदलना है और उस मुद्दे पर भी खास किसी का साथ मिला नहीं शिवसेना को, और अब कर्नाटक का मुद्दा उठा दिया गया है शिवसेना की तरफ से। जो शिवसेना की दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं, क्या वो साथ दे रही हैं इस मसले पर शिवसेना का? पल्लवी, देखिए, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और समय समय पर इन लोगों के बीच में मतभेद भी देखा गया है। अब ऐसे में कर्नाटक मुद्दा को एनसीपी और कांग्रेस का कितना समर्थन मिलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा जब इन लोगों के बयान आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते हुए भी शिवसेना अपने पैर को, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। और खास करके मराठी भाषा की बात करें तो उसे लेकर के बेलगाम मामले पर उन्होंने कहीं न कहीं सीधा निशाना साधा है। और ऐसे में एनसीपी कांग्रेस उनके साथ है, भले से किसी का बयान अभी तक न आया हो। जी बिल्कुल मुरारी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के एक बयान ने इस समय सियासी हलचल ला दी है। कर्नाटक के वो इलाके जहां पर महाराष्ट्रियन बोली जाती है, उन इलाकों को अब ये चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि महाराष्ट्र में शामिल कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला नहीं आता तब तक इन इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल अदालत ने एक और फैसला सुनाया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन उत्पीड़न का यह मामला आईपीसी की धारा 354A के तहत आएगा। बता दें कि नागपुर पीठ ने पहले त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने पर यौन उत्पीड़न नहीं मानने का फैसला सुनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक अदालत ने 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई की। इस मामले में बच्ची की मां ने बताया कि उसने 50 वर्षीय आरोपी को देखा था। आरोपी की पैंट की जिप खुली हुई थी और उसने मेरी 5 साल की बेटी का हाथ पकड़ रखा था। महिला के मुताबिक उसकी बेटी ने बताया था कि आरोपी उसे बिस्तर पर लेटने के लिए भी कह रहा था। इस मामले की सुनवाई पहले नागपुर सत्र न्यायालय में हुई थी। सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया था। साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत इसे दंडनीय यौन उत्पीड़न माना था। दोषी पक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में इस फैसले को चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने फैसला सुनाया कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम 2012 यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के तहत यौन शोषण की परिभाषा में नहीं आएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के इस फैसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मुरारी, एक के बाद एक बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कुछ इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आज एक और ऐसा फैसला सुना दिया गया जो भी वाकई में किसी के समझ नहीं आ रहा है और समझ से ही परे है। आखिर हो क्या रहा है? इस तरह के फैसले देने से कहीं ना कहीं आपराधिक किस्म के जो लोग होते हैं उनके हौसले बढ़ते हैं। मुरारी जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं इस तरीके के फैसले या टिप्पणी से। जिस तरीके से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दिया हो, लेकिन जिस तरीके से नागपुर जो खंडपीठ से जो बयान आया है कि उसमें अगर महिला या फिर मासूम के साथ में हम बिस्तर नहीं होते हैं, त्वचा से त्वचा नहीं मिलता है, तब तक इस तरीके के मामले जो है उसको अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि हाथ पकड़ना या छिप खोलना 12 साल के जो बच्चे हैं इनमें पॉस्को के तहत नहीं 354A के तहत मामला दर्ज होता है। तो जो बयान आए हैं इससे कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों के हौसले इन फैसलों से, इन जजमेंटों से और बढ़ेंगे और आने वाले समय में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां और देखने के लिए मिलेंगी। जी बिल्कुल। अब क्या लग रहा है कि इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? मुरारी जी, ये कहना गलत नहीं होगा। सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो उनका कहना है इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और इस पूरे मामले को उन पीड़ित परिवार की तरफ से याचिका दायर करेंगे जिसके घर के मासूम बच्चे 5 साल, 7 साल, 8 साल के मासूम बच्चे जो इस तरीके से यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ऐसे लोगों को जो है पार्टी बनाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तहत खड़ा किया जाएगा। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगर याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो किस तरीके की दखल अंदाजी होती है और क्या जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी वैसे ही क्या नागपुर के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी देगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी मुरारी, एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब पुलिस से लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो वो जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अदालत भी अगर इस तरह के फैसले सुनाएगी तो आने वाले वक्त में न्यायालय पर जो विश्वसनीयता है वो लोगों की कम नहीं हो जाएगी। अगर इस तरह के फैसले सुनाए जाएंगे जो पीड़ित को कहीं पर भी राहत ना दे तो विश्वसनीयता कम होने का भी डर यहाँ पूरी तरह से बना हुआ है। जी, ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बात बात पर लोग पुलिस के सामने भी चैलेंज करते हैं कि मैं कोर्ट में मिलूंगा, कोर्ट में फाइट करूंगा, कोर्ट में आइए, लेकिन कोर्ट की तरफ से ही इस तरीके के फैसले आएंगे और कोर्ट ही इस पूरे मामले में इस तरीके का टिप्पणी करेगा तो जरूर लोगों के जो विश्वास है वो टूटेंगे। ऐसे में लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, बॉम्बे हाई कोर्ट पर बात करें तो ये भरोसा होता था कि पुलिस भले ही लापरवाही कर रही है, पुलिस भले ही कोताही कर रही है, कोर्ट में हम जाएंगे, न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। लेकिन न्यायालय जब इस पूरे मामले को एक कह सकते हैं कि वे पोस्को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में उन तमाम जो पीड़ित परिवार के घर के लोग हैं उनमें जरूर थोड़ी निराशा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े।
आइए रुख करते हैं अगली खबर का। आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर आशा वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आशा वर्करों का कहना है कि उनकी कोई नई मांग नहीं है, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय उप सचिव सुनीता का कहना है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाएं। उनका कहना है कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए और कोविड-19 में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए भी दिए जाएं। उनका यह भी कहना है कि उन्हें 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का 50% अलग से दिया जाए। आशा वर्कर की प्रधान अंजू वर्मा ने आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर अपनी सारी मांगों को विस्तार से रखा, जिस पर मंत्री महोदय ने उन्हें 15 दिन बाद आने का आश्वासन दिया और कहा कि वे उनकी इन मांगों पर शांतिपूर्वक विचार जरूर करेंगे। हम लगातार 7 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर बनकर के काम किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोरोना में जो भी काम कर रहे हैं उन सब को डबल वेतन दिया जाएगा। ना तो सरकार ने आशाओं को कोई डबल वेतन दिया और 2018 में हरियाणा सरकार ने हमारी कुछ बढ़ोतरी की थी। उस बढ़ोतरी के साथ हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी। हमें कुछ वेतन हरियाणा सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में कटौती की एक हमारी ये मांग है कि उस कटौती को तुरंत बहाल किया जाए। हमारा जो मानदेय हमें सरकार देती है उस मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। हमारी ये मांगे नई नहीं है, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और सरकार जो है बार बार हमें आश्वासन देकर के लिखित में चिट्ठी देकर के मुकर रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमें 2 बार मिलने का टाइम दिया, लेकिन वो बीमार हो गए। हमारे को हरियाणा के सीएम साहब ने भी मिलने का टाइम दिया, लिखित में चिट्ठी दी और वो भी 2 बार जानबूझ करके बातचीत करने से मुकर गए। कम से कम सरकार एक बार हमारी बात तो सुने। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकुर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आशा वर्कर्स को आखिर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं के कारण आज वो अनिल विज के निवास के बाहर पहुंच गई? जी बिल्कुल, आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान के बाहर आशा वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया है और सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। जब हमारी आशा वर्करों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा उनकी कोई नई मांग नहीं है, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। आशा वर्कर्स यूनियन की जो राष्ट्रीय उप सचिव है सुनीता, जब हमारी उनसे बातचीत हुई उन्होंने भी यही बताया कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए और सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी दिए जाएं। जब उनका कहना था कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए और कोविड-19 में काम कर रही आशाओं को जोखिम भत्ते के ऊपर 4,000 रुपए अलग से दिया जाए। उनका कहना यह भी था कि जो राष्ट्रीय सचिव है, जब हमारी उनसे बातचीत हुई उनका यह भी कहना था कि गंभीर रूप से दुर्घटना के शिकार आशाओं के सरकार के पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण स्तरीय आशाओं को स्थायी कर्मचारी बनाया जाए और तब तक पक्का कर्मचारी बनाया जाता है तब तक हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन भी उनको मिलना चाहिए। उनके साथ महंगाई भत्ते में इसमें जोड़े गए एसपीएफ की सुविधाएं भी देने की बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के नोटिफिकेशन के सभी निर्णयों को तुरंत लागू किया जाए और 10वीं से कम पड़ी हुई किसी भी आशा वर्कर की छंटनी ना की जाए और उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल की जाए। जो उसके बाद जो यहाँ आशा वर्कर्स की जो अंजू वर्मा है उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी यही कहा कि आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर उनकी अपनी सारी मांगों को विस्तार से रखा जाएगा और जिस पर मंत्री महोदय ने उन्हें 15 दिन बाद आने का आश्वासन दिया है और कहा है कि उनकी इन मांगों को भी शांतिपूर्वक तरीके से सुना जाएगा और पूर्ण रूप से उन पर विचार भी किया जाएगा। अंकुर, ये भी आरोप लगाया गया है कि लगातार उन्होंने कोशिश की अनिल विज से मिलने की और अपनी समस्याएं उनके सामने रखने की, लेकिन बार बार जो है उनको समय नहीं दिया गया और उनकी मांगों को बस टाला जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? क्या वाकई में सरकार की तरफ से जानबूझकर देरी की गई है? जी बिल्कुल, जो अभी तक हमें सारी बात हुई है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर उन्होंने अपनी सारी मांगों को जो विस्तार से रखा है उस पर मंत्री महोदय ने 15 दिन का उनको आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन पर विचार किया जाएगा और आपकी जितनी भी मांगे हैं उनसे मैं ऊपर सरकार के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और इन सभी चीजों का हल भी निकाला जाएगा।
तो अंकुर, जिन मांगों को लेकर आज आशा कार्यकर्ता पहुंची हैं विज के निवास स्थान के बाहर, क्या ये मांगे उनकी जायज हैं? क्या पहले से ही उनको ये तमाम चीजों के लिए वादे किए गए थे सरकार की तरफ से? जो भी वो 50% जो है जोखिम भत्ता भी मांग रही हैं, तमाम उनकी तरफ से मांगे रखी गई हैं, क्या इन सब का वादा सरकार की तरफ से पहले से ही किया गया था आशा कार्यकर्ताओं से? जी बिल्कुल, जब हमारी उनसे बातचीत हुई है तो आशा वर्करों का यही कहना था कि उनकी कोई भी ये नई मांग नहीं है, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। उन्होंने सीधा साधा यह आरोप सरकार पर लगाया है। लेकिन अगर हम उनकी बात करें कि उनका जो न्यूनतम वेतन है 50% वेतन है, कोविड-19 में जो काम कर चुकी है 4000 रुपए का अलग भत्ता कह रही हैं, और 50% जो अलग से दिया जाए, और जो 2018 का नोटिफिकेशन है और 10वीं से जो कम पड़ी है उनकी भी छंटनी न की जाए, और रिटायरमेंट की जो बात है कि 65 साल की रिटायरमेंट की उम्र भी होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को लेकर आज जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से ये लोग मिले हैं, जिसको लेकर उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया और कहा है कि आपकी मांगों के ऊपर शांतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा। उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आगे के लिए आपकी मांगों के लिए कितनी विस्तारपूर्ण हो सकती है। ठीक है अंकुर, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आशा कार्यकर्ताओं ने आज अनिल विज के निवास स्थान के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और तमाम मांगे उनके सामने रखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना खत्म करने का आदेश दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी इस समय हलचल तेज देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के डीएम का आदेश, धरना स्थल खाली करें किसान। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। यूपी में किसानों का धरना खत्म कराने का निर्देश दे दिया गया है। यूपी सरकार ने भी किसानों से धरना खत्म करने का आग्रह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार ने घर भेजने के लिए फ्री सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना खत्म करने का आदेश, ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी हलचल तेज देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गाजियाबाद के डीएम का आदेश, धरना स्थल खाली करें किसान। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती इस समय की गई है। यूपी में किसानों का धरना खत्म कराने का निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार ने भी किसानों से धरना खत्म करने का आग्रह किया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, यूपी सरकार ने घर भेजने के लिए फ्री सुविधा देने का ऐलान किया। जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।
चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित शंभू टोल प्लाजा पर आज किसानों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच गहमा गहमी होती नजर आई। दरअसल आज सुबह सुबह जब टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल प्लाजा को चलाने का प्रयास किया तो तुरंत किसानों ने इसका विरोध जताया और नारेबाजी कर विरोध शुरू कर दिया। किसानों की माने तो बीते रोज से ही शंभू टोल प्लाजा को चलाने का प्रयास किया जा रहा है और आज सुबह तो टोल पर फास्टैग से टोल काटना शुरू भी कर दिया गया था। किसान नेताओं ने बताया कि पुलिस ने भी इन्हें टोल प्लाजा खाली करने के लिए कहा था, लेकिन ये फिलहाल धरना समाप्त नहीं करेंगे और टोल भी फिलहाल बंद रखा जाएगा। वहीं दिल्ली में धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत के पुलिस द्वारा गोली न चलाए जाने के बयान पर भी अंबाला में किसान नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। अंबाला में किसान नेताओं ने कहा कि अगर लाल किले पर जाने वाले लोग बीजेपी के न होते तो पुलिस उन पर निश्चित ही गोली चला देती। देखो, हमें कल से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, कल से इनका प्रोग्राम था इसको चलाने का। कभी बोलते थे 11 बजे चालू हो जाएगा, फिर कभी 4 बजे, फिर बोल रहे थे रात को चलाएंगे। तो उसकी हमें टाइम टू टाइम उसी तरह से हम अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज तो पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी भी आज ये 11 बजे इसको चालू कर देंगे और इसकी ग्रीन लाइट भी शुरू कर दी थी। और इन्होंने चलान भी एक पर्चियाँ तो काटी नहीं थी, फास्टैग का शुरू हो गया था। तो जब हमको इस बात के बारे में पक्का पता रहा ये सरकार की और पुलिस की पूरी कोशिश है भी इसको चालू कराने की। कभी हम ये कहते थे भी हरियाणा के सभी टोल प्लाजा अब दोबारा फिर शुरू हो गया तो इसको भी चलाओ। तो जब हमने वहाँ पता किया तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ झूठ बोलकर हमको भी ये बरकरार थे। देखो, मेरा बयान इससे थोड़ा सा डिफर करता है। वो ठीक है रहा, लेकिन अगर कोई गैर संगठन बिना सरकार की साजिश के वहाँ ये हरकत करता तो सरकार डेफिनेटली इस पर गोली चला देती। गोली क्यों नहीं चलाई? वो तो सरकार की साजिश का हिस्सा था। जो झंडा चढ़ाया गया, 3 आदमी लाल किले की दीवार पर चढ़कर झंडा चढ़ा दें, ये क्या सरकार की मिली भगत के बगैर ये होना नामुमकिन है। ये जो कुछ हुआ सरकार ने खुद कराया, सरकार की मिली भगत से हुआ। अंकुर कपूर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकुर, आपसे जानकारी चाहेंगे, शंभू बॉर्डर पर जो है टोल प्लाजा एक बार फिर से शुरू करने की आज कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि किसानों की नाराजगी के चलते एक बार फिर से काम बंद करना पड़ा। जी पलवीर, जैसे कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव के बाद अब हरियाणा में कई जगह टोल प्लाजा पर जो किसानों का धरना खत्म करवा दिया गया है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के 6 टोल प्लाजाओं पर किसानों का धरना इस समय खत्म करवा दिया गया है। जब इस कड़ी में आज अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित जो शंभू टोल प्लाजा है उसको भी चालू करने का प्रयास किया गया था टोल कर्मियों द्वारा, लेकिन किसानों के विरोध के चलते फिलहाल टोल प्लाजा यहाँ पर चालू नहीं किया जा सका है। जो किसानों ने टोल चालू किए जाने के प्रयास का नारेबाजी करके विरोध भी जताया और इस गहमागहमी के बीच आज सुबह जब टोल प्लाजा पर कर्मियों ने टोल प्लाजा को चलाने का प्रयास किया तो तुरंत किसानों ने इसका विरोध जताकर नारेबाजी शुरू की। अगर किसानों की माने तो बीते रोज से ही शंभू टोल प्लाजा को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज सुबह तो टोल पर फास्टैग से टोल कटना भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन जब हमारे किसान नेताओं से बातचीत हुई उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इन टोल प्लाजा को खाली करने के लिए कहा था, लेकिन ये फिलहाल धरना समाप्त नहीं करेंगे और टोल भी फिलहाल अंबाला जो शंभू बॉर्डर पे है इसको बंद रखा जाएगा। बिल्कुल, अभी भी जी अंकुर, जानकारी मिल रही है कि अभी भी वहां पर प्रदर्शन ऐसे ही जारी है और गुलाब सिंह जो वहां पर लीड कर रहे हैं तमाम जो धरने को, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि अभी तो हाल फिलहाल में हम किसी भी सूरत में ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे गुलाब सिंह है उप प्रधान है जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हरियाणा के चाहे 6 टोल प्लाजों पर धरना किसानों का खत्म हो गया है, लेकिन जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर धरना समाप्त नहीं करेंगे और फिलहाल टोल को भी बंद रखा जाएगा। जब हमने उनसे इस बारे में बातचीत की कि दिल्ली में जो धरने पर किसान जो बैठे किसान राकेश टिकैत हैं उनके द्वारा जो गोली न चलाए जाने का बयान आया है, तो उन्होंने साफ प्रतिक्रिया दी है कि अंबाला में किसान नेताओं ने अगर लाल किले
धरने पर जाने वाले बीजेपी के ना होते तो पुलिस निश्चित ही उन पर गोली चला देती। और किसान नेताओं का यह भी कहना था कि लाल किले में दाखिल होकर वहां झंडा चढ़ाकर सरकार की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। अगर बात की जाए सरकार की तो ये साफ शब्दों में गुलाब सिंह ने जो बीजेपी की सरकार है उसी पर सारा ठिकरा फोड़ा है कि वहां पर जो भी कांड हुआ है वो बीजेपी की तरफ से हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अंबाला में किसानों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच आज जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है। बता दें कि आज टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल शुरू करवाने का प्रयास किया। इसी बीच दोनों ही पक्षों में जमकर गहमा गहमी हो गई और आखिरकार टोल प्लाजा कर्मियों को हार माननी पड़ी और किसानों ने एक बार फिर से टोल को बंद करवा दिया। आपने किसी राजनेता को नाले में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नहीं देखा होगा और सांसद स्तर का कोई नेता कदाचित ही ऐसा करता है। लेकिन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी नगर निगम द्वारा किए जा रहे नाला टैपिंग के कामों का जायजा लेने के लिए गुरुवार सुबह नाला वॉक पर निकल पड़े। सांसद ने पालदा के इंडस्ट्रियल एरिया से नालों की व्यवस्थाएं देखना शुरू की और मूसाखेड़ी, तेजपुर, गड़बड़ी होते हुए अमितेश नगर तक पहुंचे। सांसद लालवानी ने नाले के किनारे की मिट्टी पानी में न मिले इसके लिए व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सांसद लालवानी नाले में खुद ही उतर गए और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए आवश्यक मापदंड पूछे और उसके अनुसार व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली। सांसद लालवानी ने तेजपुर गड़बड़ी में नाले के ट्रीटेड पानी को भी हाथ में लेकर निरीक्षण किया और निगम के अधिकारियों से पूरी कार्यप्रणाली को समझा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर स्वच्छता का पंच लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वे व्यवस्थाओं को देखने के लिए निकले हैं। नगर निगम द्वारा जो नाला टेपिंग का काम और हमारी जो शहर की नदियां हैं उसकी सुधार का काम तेजी से चल रहा है। 1.5 साल पहले मैं देखने आया था और उसके बाद मैंने देखा कि उस समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ था और उस समय मैंने दौरा किया था। उस समय भी ये बात कही थी कि हम किस प्रकार नदी के संरक्षण की बात करें और जिस प्रकार नदी के जल की उसमें जो ड्रेनेज मिल रहा था उसको टेपिंग की बात करते, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात कही थी कि जो बाकी नाले हैं वो जो नदी में मिल रहे हैं उसके लिए विचार करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि नगर निगम की जो अभी टीम है आयुक्त महोदय के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम नदी के संरक्षण के लिए और नाला टेपिंग के लिए कर रही है। और हमने देखा है शहर में विभिन्न क्षेत्रों में नाला टेपिंग का बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग पूर्ण होने जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए गणेश तिवारी हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज सांसद शंकर लालवानी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े। जी देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए सांसद शंकर लालवानी स्वयं आज स्वच्छता अभियान के तहत नदी नालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। एक तरफ जहां इंदौर 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है तो निश्चित तौर पर अब सांसद और महापौर चाहते हैं कि इंदौर 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आए। इसी को लेकर आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी नदी नाले जो कान नदी और सरस्वती नदी है उनमें जो नाले विकसित हो रहे हैं, जो स्वच्छता को लेकर पानी जो दूषित हो रहा है, उन सभी को निरीक्षण को देखने के लिए आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी स्वयं कई अधिकारियों के साथ वहां पर जा पहुंचे और नाले का पानी वहां पर पूरा निरीक्षण करते हुए स्वच्छता में 5वें नंबर नाले के लिए वहां पर पूरी तरह से निर्देशित भी किया। जी बिल्कुल गणेश, देखिए अभी जब हाल ही में भारी बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि इंदौर की कई सड़कें ऐसी थी जहां पर पानी भर गया था। ऐसे में क्या सांसद ने इन चीजों का भी जायजा लिया है कि भले ही 4 बार आप स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आ गए हो, लेकिन ये पानी भराव की समस्या अभी भी इंदौर में बनी हुई है? देखिए, अगर पानी भराव की बात करें तो सांसद लगातार इस मामले में वो प्रयासरत हैं और लगातार इंदौर में कार्य भी चल रहे हैं क्योंकि इंदौर लगातार स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आया है और ऐसे में हर नेता, हर सांसद और मंत्री चाहेगा कि 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आए। लेकिन पिछली बार इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष पानी काफी ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो निचली एरिया थे जहां पर कई स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहे थे, उस वजह से इंदौर में पानी का भराव हो गया था।
हालांकि वो कार्य अब तेजी से कार्य किए जा रहे हैं ताकि अब आगे आने वाले समय में जो बारिश का समय आएगा उस समय ऐसी हालात पैदा ना हो कि वहां पर पानी का भराव हो पाए। बिल्कुल, आज ट्रीटेड पानी का भी निरीक्षण किया गया है गणेश, इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज सांसद ने पाल्दा क्षेत्र में चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पे से इंडस्ट्रियल एरिया से नालों का जो पानी है वो इन कान नदी और जो सरस्वती नदी है उन पर मिलता है, तो उसी को तमाम जो कॉमर्शियल एरिया है वहां पर आज पाल्दा क्षेत्र में इंदौर सांसद शंकर लालवानी पहुंचे और तमाम पानी को जो स्वच्छता को लेकर तमाम जो दूषित पानी हो रहा है उनको लेकर भी आज अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे और इसका पूरा तरह से निरीक्षण भी किया उन्होंने। बिल्कुल गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए आपको सुनाते हैं कि राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें, आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने का निर्देश दिया जा चुका है और इसी के साथ वहां पर हलचल जो है काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रधानमंत्री मोदी के युवाओं को रोजगार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज एसएसवी कॉलेज में वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्थानों से पहुंची 11 कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया, जिसके बाद युवा काफी खुश नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद दिया। वहीं वृद्ध रोजगार मेले में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाकर कंपनियों में इंटरव्यू देकर रोजगार प्राप्त किया है। युवाओं ने बताया कि रोजगार लेकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे। प्रदेश के अंदर 4 साल सरकार को हो गए, 1 साल कोरोना में चला गया, मगर सबसे बड़ी अच्छी बात है आपके प्रदेश के अंदर, आपके देश के अंदर छोटी छोटी सी बातों में ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम यहाँ पे जो युवा बच्चे हैं उनको रोजगार के लिए हम आए हैं। जो हमारी कंपनी अलग अलग ट्रेड्स के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, आरएसी टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छे अर्निंग पोटेंशियल्स प्रोवाइड कराती है। ये उद्देश्य ये है कि यहाँ पे बच्चों को एक रोज़गार मिलेगा, बच्चों को अपने जीविका कमाने का मौका मिलेगा और अपने परिवार को पालन पोषण करने का एक मौका मिलेगा। मोदी योगी जी की योजना है, इनसे बेरोजगारों को लाभ मिलेगा और विकास में तरक्की आएगी। क्योंकि ये योजना ITI कॉलेज, मैं प्रदीप सर का छात्र हूँ, यहाँ ITI कॉलेज करता हूँ यहाँ से। ये बहुत ही बढ़िया योजना चलाई योगी जी और मोदी जी। आज कौशल विकास मिशन और ITI की तरफ से ये वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सेवा योजन के भी अधिकारी और हमारे ITI के मुकेश प्रताप सिंह जी पूर्ण रूप से इसमें संयोजित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का, जो कौशल विकास मिशन के विभिन्न सेक्टर्स में ट्रेनिंग चला के लोगों को विभिन्न तरीके से रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है। लड़कों के साथ साथ यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सारी लड़कियाँ भी रोज़गार मेले में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक रोज़गार मेले का आयोजन यहाँ करा गया है, जिसमें सरकार का प्रयास है कि आज के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसी के अंतर्गत सरकार की बहुत सारी और भी योजनाएं चलती हैं, जिसमें युवाओं को रोज़गार देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP
न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।